Assalamualaikum. I am from the Enamelist and today my topic is about the natural tooth bleaching. तो सबसे पहले कि हम ब्लीचिंग करते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आया उसके दांत में बहुत ज़्यादा स्टेन्स हो, स्टेन्स या फिर वो एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं मतलब बाहर की तरफ हो सकता है या फिर वो इंट्रिंसिक हो सकता है मतलब दांत के अंदर हो सकता है। तो डिसकलरेशन की कंप्लेन से आया हो या फिर उसको एस्थेटिक वाइज अपने दांत को थोड़ा सा वाइट करवाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। तो जैसे कि डिसकलरेशन टू टाइप्स की होती हैं, वेदर इट इज़ इंट्रिंसिक या फिर ये एक्सट्रिंसिक हो सकती है। एक्सट्रिंसिक वही जो सरफेस ऑफ द टूथ पे होंगी और इंट्रिंसिक जो जो कि टूथ के अंदर होंगे। ठीक है। एक्सट्रिंसिक जैसे कि पुअर ओरल हाइजीन, फॉर एग्जांपल उसकी हाइजीन अच्छी नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इंटेक करता है जिसकी वजह से स्टेन्स आ जाते हैं। और इंट्रिंसिक क्या होता है, वो हो सकता है ड्यू टू एजिंग या फिर माइक्रो क्रैक्स फॉर्मेशन या फिर टेट्रासाइक्लिन जो मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड का यूज़ करने से वहाँ पे पोरोसिटीज़ बन जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा सिवियर जॉन्डिस हो उसके लिए उसकी वजह से येलो हो जाते हैं दांत, या प्रोफाइलिया की वजह से या फिर डेंटल केरीज की वजह से या फिर रिस्टोरेशन लगी हुई हो या इनेमल बहुत ज़्यादा थिन हो गया, इसकी वजह से उसके दांत का इंटेंसिव कलर चेंज हो जाता है। या फिर कोई क्रोमोजेनिक फूड या फिर ड्रिंक या फिर टोबैको यूज़ कर रहा है उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेन्स आ जाते हैं उसके दांत के अंदर। ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टेट्रासाइक्लिन स्टेन टीथ होते हैं वो सबसे स्लोवेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं ब्लीचिंग को, और जो ब्राउन फ्लोरेसेंट टीथ होंगे वो मॉडरेटली रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन जो डिस्कलर हुआ हुआ होता है बाय एज, जेनेटिक, स्मोकिंग और कॉफ़ी, वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। दे आर द फास्टेस्ट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। ये या फिर अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल यूज़ कर रहा होगा या फिर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा होगा इन द डेवलपिंग एयर में, लाइक अगर उसकी डेंटिन फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो रही होगी तो उसकी वजह से क्या करता है, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है और वहाँ पे ये चिलेट कर जाता है। बेसिकली इसकी एफिनिटी कैल्शियम के साथ इतनी अच्छी होती है कि ये कैल्शियम के साथ चिलेट कर जाता है और वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्मेशन कर देता है क्रिस्टल की। ठीक है। या फिर अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल मिनोसाइक्लिन ले रहा हो, मिनोसाइक्लिन क्या होता है, वो ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने के लिए ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और वहाँ पे स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है। अब दूसरा, एक्सेसिव फ्लोराइड। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट फ्लोराइड की ड्रिंकिंग उसकी बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव फ्लोराइड यूज़ कर रहा है ग्रेटर इन 1 to 2 ppm, तो वहाँ पे क्या करता है, फ्लोराइड क्या करता है, ये मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन करवाता है अमीलोब्लास्ट में, जिसकी वजह से एक तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन डिफेक्टिव होती है और कैल्सिफिकेशन ऑफ टीथ भी सही नहीं होती। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सेकंड पिक्चर है, ये फ्लोराइड का शो कर रही है कि यहाँ पे हाइपोमिनरलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पोरस हुए हुए पिटिंग हुई हुई है सरफेस की। ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट ओपेसिटी नज़र आ रही है। और जो अबव पिक्चर है वो शो कर रही है टेट्रासाइक्लिन टीथ, इसकी स्टेनिंग ग्रेइश स्टेनिंग दिखा रही है टेट्रासाइक्लिन की। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को सिवियर जॉन्डिस होगा तो उसकी वजह से भी स्टेनिंग हो जाएगी। और इरेथ्रोब्लास्टिस फिटालिस वो भी स्टेन करते हैं टीथ को क्योंकि वहाँ पे रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। और किसी को पोरफायरिया होगा, वो पर्पलिश ब्राउन टीथ हो रहे होंगे इसकी। और सबसे कॉमन जो डिस्कलरेशन होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, BCQs में भी आ सकता है। तो एजिंग इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डिस्कलरेशन। हमें पता है ओवर द टाइम जितनी ज़्यादा एज होती जाती है उतनी ज़्यादा डेंटिन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन होती है क्योंकि कोई भी ट्रॉमा की वजह से वो डेंटिन की फॉर्मेशन होती रहती है। तो जो सेकेंडरी डेंटिन होती है वो ज़्यादा डार्क होती है और ज़्यादा ओपेक होती है देन द ओरिजिनल डेंटिन। ठीक है। अगर कोई बंदा क्रोमोजेनिक फूड ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एनामेंट पे बिल्डअप हो जाती है स्टेन्स और फिर वो स्टेनिंग करवाती है। या फिर केरीज, डेंटल केरीज की वजह से भी हमारे पास पता है कि वाइट या ब्राउन हेलो बन जाता है और वहाँ पे भी उसकी डिस्कलरेशन होती है। या फिर कोई भी ट्रॉमा ट्रॉमा की वजह से डिस्कलरेशन होती है, या फिर कैसे होती है, या कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस की वजह से होती है, या फिर आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन जो होता है अंदर ब्लड का, वो डेंटिनल ट्यूब्यूल से बाहर आने लग जाता है तो जिसकी वजह से कलर चेंज होने लग जाता है। अच्छा, तो अब कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस होती क्या है? तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच द टूथ डिपोजिट डार्क येलो सेकेंडरी डेंटिन इन द पल्प चैम्बर which may be partially or completely obliterate the pulp chamber। कोई भी ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, डार्क येलोइश डेंटिन बनना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल लेट इज सेंट्रल इंसाइजर और इसके अंदर ये दांत डार्क येलोइश हो गया क्योंकि पल्प ऑब्लिटरेट हो जाता है फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रॉमा की वजह से, और ये इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि इसके अंदर पल्प ऑब्लिटरेट हो चुका है।
ठीक है। तो calcific metamorphosis seen in maxillary right central incisor is a condition in which the pulp chamber has been obliterated by secondary dentin। अच्छा, हमें पता है कोई भी ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी डेंटिन बनना, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अब पल्प ऑब्लिटरेट हो रहा है। जब पल्प ऑब्लिटरेट हो रहा है तो वहाँ पे येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है। The tooth may remain vital but not a good candidate for endodontic therapy and internal bleaching। टीथ या फिर वाइटल रहेगा, लेकिन ये इसमें हम लोग एंडो नहीं करते, इतनी अच्छा कैंडिडेट नहीं होता, ना ही इंटरनल ब्लीचिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल ब्लीचिंग कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर सिंगल डार्क टूथ को इन्वॉल्व कर रहा होता है ना, तो एक सिंगल ट्रे से एक्सटर्नल ब्लीचिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आता है इंडिकेशन, ब्लीचिंग हम करते क्यों हैं, वो ये सब चीज़ है। प्राइमरी इंडिकेशन क्या होती है, पेशेंट डिससेटिस्फेक्टेशन। पेशेंट बोलता है मुझे एस्थेटिक वाइज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपना कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसको वाइट करवाने के लिए आ रहा होता है। ठीक है। अगर पोर्सलिन या कॉम्पोजिट की वीनियर को हमें अप्लेस करना हो, तो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का टूथ बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो उसके लिए भी हमें लाइट करना पड़ता है, फिर जब जाके हमें वीनियर्स लगाना होता है, ताकि मोर इट एनहांसेस द नेचुरल अपीयरेंस। अच्छा, तो एज ऑफ ब्लीचिंग कितनी होती है, ये भी एक बीसीक्यूज में आ सकता है। एज ऑफ ब्लीचिंग इज फ्रॉम 10 years to 80 years। पेशेंट टेंड टू लुक मोस्ट नेचुरल व्हेन द कलर ऑफ द टीथ मैचेस द वाइट ऑफ द स्कैल्वा इन देयर आई। ठीक है। अब दान का हमें हमें कैसे पता चलता है कि कितनी वाइट करना है, तो इतना वाइट करना है जितना वो उसके स्कैल्वा से मैच कर रहा हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हाँ, matches the white of the scalera in your eye। Desired endpoint for bleaching is where the white of the teeth matches the white of the eyes। क्या डिजायर्ड होना चाहिए कि कितना होना चाहिए, जब तक वो टीथ मैच करे विद द वाइट ऑफ स्कैला। ठीक है। और डिस्कलर, और दूसरी इंडिकेशन क्या होगा, अगर पेशेंट का टीथ डिस्कलर है, किसी किसी वजह से हो सकता है, या फिर फ्लोरोसिस की वजह से, या टेट्रासाइक्लिन की वजह से, या फिर वो ट्रॉमा या फिर इंजरी की वजह से हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ब्लीचिंग क्या होती है, हमें ब्लीचिंग कब नहीं करनी। ठीक है। इज नॉट रिकमेंड फॉर चिल्ड्रन विथ लार्ज पल्प, जिसके पल्प बहुत ज़्यादा साइज बड़ा होता है, या फिर वो दांत के बीच में क्रैक्स हों, क्योंकि अगर क्रैक्स होंगे तो ब्लीचिंग में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी इशू बनना शुरू हो जाएगा। या फिर किसी का एक्सपोज रूट सरफेस हो, या फिर इनेमल बहुत ज़्यादा लॉस, उसकी वजह से भी होता है। Not indicated for pregnant women or patient allergic to the ingredient in the carbamide peroxide। अब ब्लीचिंग एजेंट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कार्बामाइड पेरोक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। कार्बामाइड पेरोक्साइड से पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते, और ज़्यादातर ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं ब्लीचिंग, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में एक तो जिंजाइवल इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और ब्लीडिंग भी बहुत हो रही होती है, इसलिए हम पेशेंट को मना कर रहे होते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अब कोई पेशेंट आया, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे इतना वाइट कलर चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग ब्लीचिंग नहीं करते। ठीक है। और अनविलिंगनेस टू कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट कंप्लायंस नहीं है, ठीक है, वो छोड़ दे, तो उसकी वजह से भी ब्लीचिंग नहीं करते। सो व्हाट आर द गार्डेड प्रोग्नोसिस फॉर ब्लीचिंग। ठीक है। अगर पेशेंट को पहले से ही हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी ना, तो उसके लिए हम लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि ब्लीचिंग की वजह से सेंसिटिविटी और इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। अगर कोई टीथ बहुत ज़्यादा, मतलब उसका इंसाइजल एज बहुत ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट है, अगर हम ब्लीचिंग करेंगे तो उसके बाद वो और ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, तो फिर वो भी एक एस्थेटिक वाइज अच्छा नहीं होता। अगर टीथ हेविली स्टेन इन जिंजाइवल थर्ड, अगर टीथ बहुत ज़्यादा जिंजाइवल थर्ड से बहुत ज़्यादा स्टेन है, तो वो भी पुअर प्रोग्नोसिस होता है कि वो पूरा कंप्लीट लाइट हो जाए। ठीक है। रूट्स ऑफ द टीथ और एज वेल एज एनाटमिकल किनाल, ये ब्लीच नहीं होता है। ठीक है। तो पेशेंट जिसकी जिंजाइवल रेसेशन हो या फिर एक्सपोज रूट हो, तो उसके लिए ब्लीचिंग हम लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि बाद में फिर वो डिस्प्ले करेगा येलो टूथ स्ट्रक्चर इन दोस एरिया। पेशेंट जिसका हिस्ट्री होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर, उसमें भी ब्लीचिंग के लिए नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो हम लोग एट होम ब्लीचिंग दे रहे होते हैं उसके अंदर पेशेंट को ट्रे को वेयर करना पड़ता है, तो अगर उसको टीएमडी होगा तो वो और एग्रीवेट हो सकता है। व्हाट आर द गार्डेड प्रोग्नोसिस, हिस्ट्री ऑफ सेंसिटिव टीथ, या फिर ट्रांसलूसेंट टीथ, या फिर जिंजाइवल थर्ड में बहुत ज़्यादा डार्क हो, या फिर रूट सरफेस एक्सपोज हो, या वाइट स्पॉट्स हो, या टीएमडी या ब्रक्सिज्म का पेशेंट हो। अच्छा, अच्छा, ब्लीचिंग के फ़ौरन बाद हम लोग कॉम्पोजिट रेजिन की रिस्टोरेशन नहीं कर रहे होते, क्योंकि इट इंटरफेयर विद द ब्रॉडनिंग प्रोसेस, क्योंकि ब्लीचिंग के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एनामल और डेंटिन में, जो कि हिंडर करेगी पॉलीमराइजेशन ऑफ द रेजिन कॉम्पोजिट, मतलब 25 to 50% रिडक्शन हो जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, अगर हम लोग फ़ौरन कॉम्पोजिट कर दें, फ़ौरन से जब ब्लीचिंग हुई भी हो, क्योंकि ड्यू टू ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द एडिसिव रेजिन टैग विद इन द एच एनामल, तो हम लोग डिले कर रहे होते हैं 7 to 10 डेज, ताकि जो ऑक्सीजन अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हुई होती है वो डिसिपेट हो जाए,
और वहाँ पे सारे ऑक्सीजन निकल जाए ताकि हम आराम से बॉन्डिंग कर सकें। और 2 वीक्स इसलिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि ब्लीचिंग का शेड जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, फिर हम देख सकें कितना हमें कॉम्पोजिट रेजिस्ट्रेशन का शेड कौन सा यूज़ करना है। अच्छा, अब होता है अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ ब्लीचिंग, क्या कैसे ब्लीचिंग होती है। तो ब्लीचिंग जो होती है उसके अंदर 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा होता है कार्बामाइड पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये आराम से इनेमल और डेंटिन में पेनिट्रेट कर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो स्मॉल होते हैं और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और वो ब्रेक कर देते हैं क्रोमैटिन्स को। जो भी कलर्स होते हैं या फिर वो इंट्रिंसिक हो सकते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं या फिर खुद जेनेटिक कलर ऑफ द डेंटिन, उसको वो रिमूव कर देते हैं और फिर वो लाइट कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है क्योंकि उसका वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो कार्बामाइड पेरोक्साइड होता है ना, उसको 5 to 15 मिनट्स लगते हैं पेनिट्रेट करने को। क्यों? क्योंकि 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड में 6.5% यूरिया होता है और 3.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 6.5% यूरिया फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और 3.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन और वाटर में, ठीक है। सिंस कार्बामाइड पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस लेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतना कम हो रहा है तो इसकी वजह से हमें कार्बोनेट पेरोक्साइड को 3 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल, ताकि अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आ सके। ब्लीचिंग एग्जामिनेशन कंसिडरेशन, अब क्या क्या कंसिडरेशन रखनी होती है हमें जब ब्लीचिंग करने से पहले। सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे इंट्राओरल सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू कि कोई कैंसर तो नहीं है, कोई पेरिडोन्टल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिसेशन तो नहीं है। अब वो दांत डिस्कलर है वो क्यों है, या फिर वहाँ पे कोई सिस्ट बनी है या फिर कोई ट्रॉमा है, तो पहले उसको हमें ठीक करना है, फिर ब्लीचिंग को, ठीक है। रेडियोग्राफ्स लेंगे ताकि कोई पेरियापाइकल पैथोलॉजी तो नहीं है, रिजॉर्प्शन तो नहीं हुई हुई, ठीक है। डायग्नोस करेंगे ये टूथ डिस्कलरेशन हुई हुई क्यों है, ठीक है। कोई एक्सपोज रूट्स है या फिर विजिबल वाइट स्पॉट्स है या क्रैक्स है तो उसको हम लोग देखेंगे। सेंसिटिविटी की हिस्ट्री लेंगे, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी टीएमडी की एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि डिस्कलरेशन या फिर वो जनरलाइज हो सकती है, सारे दांत को इन्वॉल्व कर सकती है, या फिर वो सिंगल टूथ को इन्वॉल्व कर सकती है। अगर वो जनरलाइज होगी वो क्यों, या फिर वो किसी पेशेंट का अपना जेनेटिक कलर की वजह से या टेट्रासाइक्लिन स्टेन की वजह से, या फिर वो कॉफ़ी टी का यूज़ कर रहे हैं, या फिर केरीज हुई हैं बहुत सारी, या मल्टीपल डिस्कलर डिस्टोरेशन लगी हुई है, या मल्टीपल लीकिंग डिस्टोरेशन। अगर सिंगल टूथ डिस्कलरेशन सिर्फ एक दांत डिस्कलर हुआ है फिर उसकी एंडो हुई हुई थी तो उसकी वजह से हो गया, पल्प नेक्रोस हो गया, उधर उधर इंटरनल या एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन हो गई, या फिर कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस की वजह से, या ऑब्चुरेशन हमने की हुई है सिल्वर पॉइंट्स उसकी वजह से, या केरीज की वजह से, ठीक है, या फिर कोई सिंगल डिस्कलर रोटेशन या लीकिंग रिस्टोरेशन की वजह से। अच्छा, ओवरऑल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, हम लोग सेंसिटिविटी देखेंगे। अगर पेशेंट को पहले से सेंसिटिविटी होगी तो उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं। ट्रे डिज़ाइन देखेंगे, वेदर हमें फुल आर्च करना है या सिंगल टूथ ट्रे यूज़ करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट टाइम देखेंगे, वेदर हम पेशेंट को डे टाइम देंगे या फिर नाइट टाइम देंगे। अप्लाइंसेस देखेंगे, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में इन ऑफिस ब्लीचिंग करेंगे या फिर पेशेंट को हम लोग इन ऑफिस भी देंगे और घर के लिए भी देंगे। उसकी जॉइंट हेल्थ देखेंगे, टीएमडी की हेल्थ देखेंगे, वो एग्रीवेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल कंसर्न आ जाता है, दूसरा रिलेटेड टू बर्थ इशू, क्योंकि प्रेगनेंसी में जिंजवाइटिस भी हो रहा होता है और मॉर्निंग सिकनेस भी हो रहा होता है, इसलिए हम लोग उसमें कंसिडर नहीं करते। अच्छा, तो शेड सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक तो प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स ले रहे होते हैं या फिर शेड गाइड्स हम लोग चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जब पेशेंट का होम ब्लीचिंग कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं सबसे पहले आप लोग एक आर्च ब्लीच करो, फिर उसके बाद देखो कि वो कितनी लाइट हो गई है, फिर आप दूसरी आर्च को ब्लीच करना है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो टीएमजी का प्रॉब्लम भी कम हो जाता है, ठीक है। अब ट्रे के लिए हम लोग पहले इंप्रेशन लेते हैं। इंप्रेशन 2 टाइप से ले सकते हैं, या फिर वो एल्जीनेट से ले सकते हैं या पॉलीविनाइल से ले सकते हैं। एल्जीनेट जो होता है उसके लिए इमीडिएट पोरिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो पॉलीविनाइल होता है वो बेसिकली स्टेबल होता है तो उसको बाद में भी पोर कर सकते हैं। और फॉर एडिट डॉक्यूमेंटेशन क्लोजअप फोटोग्राफ्स ले लिया पेशेंट टीथ का, या पेशेंट के फुल फेस फोटोग्राफ हमने ले लिया। अच्छा, तो ये शेड गाइड से हमने चेक किया पेशेंट का रिकॉर्ड, पेशेंट के दांत का, और फिर ब्लीचिंग के बाद शेड गाइड्स का देखा कितना डिफरेंस आ रहा है, और उनको बोला था कि एक आर्च एट अ टाइम करनी है तो दूसरी आर्च फिर बाद में कर लेंगे।
पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को सब चीज़ें बतानी है, ब्लीचिंग का प्रोसीजर कैसे करते हैं, उसके प्रिकॉशंस बताना है, उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि आपको सेंसिटिविटी होगी, उसकी नंबर्स ऑफ़ एप्लीकेशंस बताने हैं, अपॉइंटमेंट्स बताने हैं, कितना टाइम में ब्लीचिंग करनी है वो बताना है उसका, और क्या रिजल्ट आ सकते हैं उसको वो बताना है। ठीक है। और होम ब्लीचिंग में हम पेशेंट को बताएंगे कैसे आपको ब्लीचिंग ट्रे पहननी है, कितनी देर पहन के रखनी है, कितने दांत में यूज़ करना है। ठीक है। और सारा पेशेंट शुड साइन अ consent फ्रॉम इंडिकेटिंग दैट ही और शी हैज़ बीन इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसीजर, और उससे एक कंसेंट साइन करवाना है कि मैंने सब बता दिया, और एक्सपेक्टेड आउटकम भी उससे उसको सब बता दिया, वो साइन करवाना है। करंट ब्लीचिंग मोडालिटीज़, अब 3 टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग होती है, या फिर वो इन ऑफिस ब्लीचिंग होती है, मतलब डेंटिस्ट खुद कर रहा होता है अपने पास, उसके लिए हमें हीट चाहिए होती है और लाइट चाहिए होती है। एट होम ब्लीचिंग मतलब या फिर हम पेशेंट को दे देते हैं ट्रे, उसके अंदर वो जेल लगा के पहन के रखते हैं, तो वो होता है। और दूसरा ओवर काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेशेंट खुद लगा रहा होता है, तो उसकी वजह से